बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है और जुलाई 24 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और ये जुलाई का हमारा लेक्चर 13 है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी कि शहबाज शरीफ साहब से जो है वो वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई है। तो वहाँ पे उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका जिक्र किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि भाई आपने हमें सपोर्ट किया। इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया और जो ब्रिटेन है इनके बीच में तारीख साज आप ये कह लें कि एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी साहब ने बड़ा कमाल कर दिया कि बड़े शानदार किस्म का जो है उन्होंने एक जो है वो ट्रेड पैक्ट साइन किया है यूके के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी जो है वो साइन किया है जी ट्रेड एग्रीमेंट। इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि चाइना जो है, चाइना की जो कंपनी है BYD जो है, ये नेक्स्ट ईयर से यानी 2026 से पाकिस्तान के अंदर जो है वो असेंबलिंग स्टार्ट करेगी ईवीज की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उनकी। तो ये भी पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट है जी फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि जो फाटा का मर्जर है केपी के अंदर ये मिस्टेक है। तो इसको डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्यों कह रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके ऊपर। और नेक्स्ट लास्ट पे हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये सीएम भुगती साहब का कहना है, वो कह रहे हैं उन्हें ग्रे वॉर जोन का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो उसको डिस्कस करेंगे ग्रे वॉर जोन क्या है और क्या चैलेंजेस वो बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और ये वर्ल्ड बैंक का जो है वो एक डेलीगेशन बैठा हुआ है और इससे शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है आज के दिन के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे जो है वो इनका बड़े खुले दिल से जो है शुक्रिया अदा किया वर्ल्ड बैंक का कि भाई आपने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का जो लेजिटिमेट जो है वो राइट है या पोजीशन है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया ने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की हुई है, ये जो रिसेंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं और हकीकत में पाकिस्तान के पास एक यही ऑप्शन है वॉर को छोड़ के। ठीक है, तो अमन के अंदर रहते हुए अमन के साथ अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो उसको उसके लिए यही है कि डिप्लोमेटिकली अपने रिसोर्सेज को यूज करे। और क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 1960s के अंदर जो साइन हुई थी 1960 में, तो वो भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से ही जो है वो साइन हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस मामले को लेके। सो इसलिए अगर पाकिस्तान की साइड पे वर्ल्ड बैंक को अगर हम डिस्कस करते हैं, उनको अपने एंगल दिखाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होगी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया वर्ल्ड बैंक का कि भाई आपने हमें सपोर्ट किया, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट में इंडस वाटर ट्रीटी पे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। जाहिर बात है पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है और पाकिस्तान तो उस एग्रीमेंट के साथ है, लेकिन इंडिया जो है वो समझ रहा है कि भाई ये 1960s का जो एग्रीमेंट था ये ठीक नहीं था, इसे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडिया ने यूनिलैटरली जो है अनलॉफुल एक्शन लिया यानी इसको जो सस्पेंड कर दिया, तो ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जब एक सालिस बना वर्ल्ड बैंक, तो एक इंटरनेशनल इदारा बना, तो फिर आप उसे यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकते क्योंकि लॉ के अंदर ऐसी टर्म ही नहीं है कि आप यूनिलैटरली खत्म करें। इसलिए भी जो है वर्ल्ड बैंक हमें सपोर्ट कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है जी, ऑस्मेन डॉइन जो है ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इस टाइम पे। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है पीस को लेके, डायलॉग को लेके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेके ये अच्छी है। क्योंकि हम तो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर बिलीव करते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन इंडिया नहीं करता। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने वर्ल्ड बैंक का शुक्रिया भी अदा किया कि भाई आपने 2022 के फ्लड में हमारी जो है वो मदद की है और 10 साल हमें प्लान भी दिया, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क दिया हमें। ठीक है, कि भाई हम जो है वो कैसे इसको आगे लेके चले। तो वर्ल्ड बैंक इस टाइम पे आपने देखा कि उसने अभी रिसेंटली हमारे वेदर के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया है, जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, जिसको वो खैर एक तरह से अधूरा छोड़ा, लेकिन उसने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया। तो वर्ल्ड बैंक काफी ज्यादा पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहा है। इसके साथ साथ पीएम साहब ने हाईलाइट किया कि भाई एनर्जी के अंदर, ह्यूमन कैपिटल के अंदर और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी आप हमारी जो है वो मदद कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग देखिए ये इसीलिए रही है कि भाई हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यानी वर्ल्ड बैंक जो सालिस रहा इसका, हमने उसको बता दिया और सारे हालात बताए कि भाई किस तरह से इंडिया ने इसको सस्पेंड किया और वो नहीं कर सकता, लॉ क्या है, और ये सारे मामलात इनके सामने रखे हैं। तो इससे हमारा केस जो है वो स्ट्रांग होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी
कि एक साइड से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि IWT को सिक्योर किया जाए और इंडिया को आइसोलेट किया जाए डिप्लोमेटिकली, लेकिन वहीं पे इंडिया भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई वो भी ज़्यादा गेन हासिल करे। तो काफ़ी टाइम बाद जो है हमें इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि भाई इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन का शिकार ही हो रहा था। तो मोदी साहब जो हैं वो किम स्टीमर साहब के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे जो है इनकी ट्रेड डील साइन हुई है। ब्रिटेन एंड इंडिया साइन फ्री ट्रेड पैक्ट ड्यूरिंग मोदीज विजिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा जो है वो इंडियन मीडिया के अंदर खास करके चर्चा किया जा रहा है कि भाई मोदी साहब जो हैं वो तो कोई जो है बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने कमाल कर दिया कि आज के इस टैरिफ के टाइम पे जहाँ पे दुनिया पे टैरिफ इम्पोज हो रहा है वहां पे अगर वो फ्री ट्रेड लेके आ जाते हैं ब्रिटेन के साथ तो ये बड़ी बात है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि हकीकत में आज के इस टाइम पे जहाँ पे हर मुल्क जो है वो अपने आप को देख रहा है तो वहां पे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है यूके जैसे कंट्री के साथ तो ये इंडिया के लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो ब्रिटेन और इंडिया जो है इन्होंने साइन किया है एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये हुआ है जी नरेंद्र मोदी साहब का जो भी विजिट है इस विजिट के दौरान। और इसमें ये जो है वो कहा गया कि भाई हम 2040 तक जो अपनी ट्रेड है उसको लेके जाएंगे 25.5 बिलियन पौंड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये काफी बड़ी अमाउंट है अगर इसके ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा एग्रीमेंट आप इसे कह सकते हैं और ये इसलिए भी बड़ा एग्रीमेंट है कि ये कहा जा रहा है कि भाई जब से ब्रेग्जिट हुआ यानी कि जो यूके है जब से वो यूरोप से निकला है उसके बाद से ये सबसे बड़ी डील जो है वो उसकी हुई है किसी मुल्क के साथ। तो ये हकीकत में बड़ी है और उसके साथ साथ टैरिफ का कट भी कहा गया विस्की के ऊपर, कार्स के ऊपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे काम की क्या चीज है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जब यहाँ पे टैरिफ कम होगा तो पाकिस्तान का तो सेम है, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे एक थ्रेट, एक खतरा पैदा होगा कि उसके बदले में जो है वो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलेगी। ठीक है, जो हमने देखा था कि कोरोना के टाइम पे यानी कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे इंडिया के या बांग्लादेश के वो पाकिस्तान को मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो वो जो है हम ये देखेंगे अब यहाँ पे ये थ्रेट हमारे लिए पैदा होगा। इसके साथ साथ उन्होंने बात की है कि भाई हम अपनी जो कॉपरेशन है उसको मजीद आगे लेके जाएंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप को इकोनॉमिक्स के अंदर लेके जाएंगे और बाकी मामला में भी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिफेंस की बात की गई, क्लाइमेट की बात की गई, क्राइम की बात की गई। ठीक है, और साथ में यूके की कंपनीज को जो है वो इस बात की भी इजाजत दी गई कि भाई आप इंडिया से जो है वो प्रोक्योरमेंट करें। ठीक है, तो ये भी उनके लिए या इंडियन यूथ के लिए एक अच्छी बात है हकीकत में। और डिफेंस और क्लाइमेट को लेके या क्राइम को लेके भी जो है वो इनका ताउन आगे बढ़ेगा। अच्छा, ड्यूटी फ्री एक्सेस की बात की गई है 99% के साथ। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड के साथ ही आता है। बेसिकली फ्री ट्रेड तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, दोनों साइड से ही होगा। तो एक्सपोर्ट अगर हम बात करें यूके की तो वो भी यानी कि एक तरह से ट्रेड फ्री होंगी, टैरिफ फ्री होंगी और यूके से जो आएंगी, जो इंपोर्ट किया जाएगा वो भी ऐसा ही होगा। तो ये दोनों के लिए ही जो एक विन विन कंडीशन है और दोनों के लिए जो है वो उसका काफी ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये जो है वो इंडिया के लिए एक बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये देख रहे हैं कि रिसेंट डेज के अंदर किस तरह से जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि दोनों इस बात को का एहसास कर चुके हैं कि भाई हम एक दूसरे से दूर होके या एक दूसरे की दुश्मनी में जो है वो वक्त नहीं गुजार सकते, इससे दोनों को नुकसान है। ठीक है, और पिछले 3 साल हमने इस नुकसान को सहा। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो थ्रेट है हमारा वो है सिक्योरिटी थ्रेट। तो सिक्योरिटी थ्रेट भी तभी दूर होगा जब हम जो है वो इकोनॉमिकली उनको सस्टेन करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो ट्रेड डील साइन हुई है, इसको नाम दिया जा रहा है जी EHP का, यानी अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का नाम दिया जा रहा है। और ये स्टार्ट होगी जी अगस्त 1 से, यानी 1 अगस्त से स्टार्ट होगी 2025 से और 1 साल के लिए वैलिड होगी, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो 8 आइटम्स ऐसे हैं एग्रीकल्चर के, 4 पाकिस्तान की साइड से और 4 जो है वो अफगानिस्तान की साइड से, जिनके ऊपर जो है ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम उनके ऊपर टैरिफ को रिड्यूस करेंगे। कितना रिड्यूस करेंगे? 60% से रिड्यूस करके 27% करेंगे। सो उनकी प्राइसेस आधी हो जाएंगी, तो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, जाहिर बात है अगर इतनी महंगी है तो। अब देखिए 4 उसमें अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या एक्सपोर्ट्स हैं जो कि हम बेसिकली अफगानिस्तान से ले रहे हैं, यानी अफगानिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, उसमें ग्रेप्स हैं। ठीक है, यानी कि अनार हैं, पोमीग्रेनेट हैं उसके अंदर। ठीक है जी, अंगूर हैं, एप्पल हैं और टोमेटोज हैं। तो ये चीजें हकीकत में हमारी जरूरत है। आपको पता है पाकिस्तान में जो ये 2 चीजें हैं ये प्योरली जो है वो 90% जो है वो आती ही अफगानिस्तान से। इसके अलावा हमारे जो टोमेटोज हैं उसका क्राइसिस भी हमें रहता ही है। तो ये चारों चीजें जो है इनके ऊपर अब 60% से रिड्यूस करके 27% कर दिया गया। तो इससे इनकी जो रेट्स हैं, जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी, तो इससे फायदा होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान को दे रहा है? आम दे रहा है, कीनू दे रहा है, केले दे रहा है और पोटैटोज दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है वहां पे उनके लिए भी सस्टेनेबल होगा, ये भी उनके लिए फायदेमंद है।
अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के तहत जो है वो होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिसमें हम किसी ना किसी मुल्क के साथ जो है वो प्रेफरेंसेस के ऊपर जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये हम, इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ेंगे और मजीद इसको ब्रॉडर लेवल के ऊपर लेके जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम काफी टाइम के बाद जो है अफगानिस्तान के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, साथ साथ अगर हम ये देखते हैं तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इसके ऊपर बातचीत तो जारी थी। अब 2014 में भी अफगानिस्तान ये चाह रहा था कि हम उसे पीटीए का दर्जा दें, लेकिन इशू ये था कि वो हमसे नहीं चीजें लेना चाह रहा था, वो इंडिया की चीजों की डिमांड कर रहा था। ठीक है, जब यहाँ पे नेटो मौजूद था, और वो ये चाह रहा था कि हम उसे जो है वाघा बॉर्डर दें ताकि इंडिया की चीजें यहाँ से पाकिस्तान से गुजर के वहां जाए, जिसे पाकिस्तान ने उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया और अब वो हमारे साथ करना चाह रहा है। तो हमने उसे मजीद क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी है ट्रेड के अंदर कि भाई आप रुपए के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन करो, डॉलर के अंदर ना करो, आप अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, हम बॉर्डर ट्रेड के ऊपर भी काम कर रहे हैं उनके साथ लिमिटेड लेवल के ऊपर, यानी चीज के बदले में चीज जो है, तो इससे उनके जो क्राइसिस हैं वो भी दूर हो रहे हैं और हमें भी जो है वो फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान की, अगर उसकी बात करें तो वो बड़ी है जी, वो 38.68% जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ये जो इंक्रीज हुआ है इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है जी, तो इंपोर्ट जो उससे हो रही है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है, यानी अफगानिस्तान को भी इससे फायदा है। तो इसे हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। ठीक है, कि दोनों साइडों का फायदा, पाकिस्तान की ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई 38%, और उनकी कितनी बड़ी है, उनकी 116% जो है, यानी तकरीबन 117% के करीब बढ़ गई है। तो उनकी तो हमसे डबल ट्रिपल बड़ी है हमारे साथ जो ट्रेड थी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो उनके फेवर में है, लेकिन फिर भी हमारी भी बड़ी है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि दोनों को ही जो है उसमें फायदा हो रहा है। और शुगर भी जो है जी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को दे रहा है, और 7 लाख टन जो है वो हमने पिछले 4 महीनों के अंदर शिप किया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लें कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है और कहाँ पे हम खड़े हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर। आपने 1 महीना पहले, हमने जो है वो 2 हफ्ते पहले एक खबर पढ़ी थी कि भाई 5 लाख टन जो है वो जो शुगर है उसको इंपोर्ट करने के लिए जो है वो प्राइवेट कंपनीज को जो है वो इख्तियार दिया गया है। तो 5 लाख टन हमने इंपोर्ट करनी है महंगे दामों, ठीक है, जबकि हमने 7 लाख टन पिछले 4 महीनों के अंदर जो है वो ने सस्ते दामों अफगानिस्तान को दे दी। तो इससे ज्यादा और अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि ब्लैक मार्केट के अंदर किस तरह से ये जो शुगर माफिया है, जो बेसिकली हुकूमत ही शुगर माफिया बनी हुई है, सारे असम्बलीज के जो अंदर लोग बैठे हुए हैं 90% वो शुगर मिल मालिकान या उनके जो है वो आगे पीछे हैं। ठीक है, तो आप ये देख लें कि हम 5 लाख टन मंगवा रहे हैं, 7 लाख टन जो है वो हमने इनको 4 महीनों के अंदर दे दिया। और ये हमेशा ही ऐसा होता है कि हमारी बहुत बड़ी स्मगलिंग जो है वो होती है, ये हमारे बिजनेसमैन जो है उसमें अपना फायदा देखते हैं, थर्ड पार्टीज फायदा लेती हैं अपना। तो खैर ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं जी BYD की, ये काफी बड़ी कंपनी है, आपने देखा होगा इसको। ठीक है, और चाइना की जो BYD कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो अब बनाएगी पाकिस्तान के अंदर 2026 में। बनाएगी तो नहीं, खैर असम्बल करेगी। असम्बल का मतलब बन के वहीं से आएंगे, यहाँ पे आके जो है वो उसके पार्ट्स को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये भी चलें एक इनिशियल स्टेप है यहाँ पे ईवीज को आगे ले जाने का पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड तो ईवीज की नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, लेकिन बढ़ रही है। तो इस डिमांड को देखते हुए जो है ये फैसला किया गया। तो जो चाइनीज ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है BYD, वो ये प्लान कर रही है कि भाई वो मिड 2026 से, ठीक है, मई या जून 2026 से यहाँ पे जो है वो काम करेगी, और कराची के नजदीक जो है वो अपना सेटअप लगाएगी, और यहाँ पे जो मेगा मोटर कंपनी है उसके साथ मिलकर ये काम करेगी। ठीक है, और ये जो मेगा मोटर कंपनी है ये हब पावर वालों के अंडर आती है, तो ये बेसिकली हब पावर के साथ मिलकर यहाँ पे काम करेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी को 25,000 यूनिट्स तक जो है वो पर ईयर लेके जाया जाएगा। तो 25,000 बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि 25,000 यूनिट्स अगर वो सेल करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, तो इससे डबल फायदा है। एक तो पाकिस्तान को देखिए बिजनेस मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़ के पाकिस्तान के जो क्लाइमेट के हालात बने हुए हैं, तो ये उस पे हमें उसका भी फायदा होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो इतना बड़ा पैसा जो है वो ऑयल एंड गैस के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो वो हमारा बचेगा, क्योंकि जाहिर बात है फ्यूल तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, तो वो बहुत बड़ा पैसा, 25,000 गाड़ियां जो है वो इस पे जाएंगी, तो 25,000 गाड़ियां फ्यूल यूज नहीं करेंगी, तो ये फायदा होगा। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं इसके। तो अब ये वो BYD जो है ये स्टार्ट करेगी यहाँ पे असेंबलिंग, और पार्ट्स तो वहीं से आएंगे, चाइना से ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे आगे इसको असेंबल किया जाएगा।
और इसके साथ साथ इनका जो टारगेट है वो ये है कि भाई हमने 30% जो है वो कोशिश करनी है कि यहाँ पे बनाएं भी, और 30% इसको मार्केट रेट की से आगे लेके जाएं। ठीक है, अब BYD जो है बेसिकली इसने लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर 1000 यूनिट्स जो है वो सेल किए हैं। ठीक है, यानी 2024 के अंदर इन्होंने 1000 जो है वो यूनिट सेल किए, तो इससे इन्हें अंदाजा हो रहा है कि भाई यहाँ पे ग्रोथ है। और 2025 की अगर ग्रोथ देखें तो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि 2026 में इससे भी ज्यादा हो जाएगी, और हर आने वाले टाइम के साथ जब यहाँ पे असम्बल होगी तो इसकी जो कॉस्ट है वो मजीद कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट मजीद कम होगी तो हर शख्स जो है वो इसको अफोर्ड कर सकेगा, बजाय इसके कि ये जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हम जापान से इतने बड़े टैक्स के ऊपर ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे हमें जो है वो अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए जो है वो गुड न्यूज है। नेक्स्ट जो है जी वो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर या नेशनल पॉलिसी को लेके पाकिस्तान की जो वफाकियत है उसको लेके हमारे पास एक न्यूज़ है, और वो क्या है जी, फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि जो फार्टा का मर्जर है KP के साथ वो एक मिस्टेक है। तो देखिए ये न्यूज़ अपने आप में मल्टी डायमेंशनल है और काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, लेकिन सिंपली अगर हम इसको देखें तो फजलुर रहमान साहब आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम से यानी 2 या 3 महीनों से ये कह रहे हैं कि जो फाटा है इसको मर्ज नहीं करना चाहिए था KP के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में इसको मर्ज नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये फेडरली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज रहे हैं। ठीक है, तो ये फेडरल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज रहे हैं वफाक के अंडर, तो इनको वफाक के अंडर ही रहना चाहिए था। अब इनके अपने मंतक हैं, ये कह रहे हैं कि भाई फाटा के जम से जो है वो KP के अंदर दहशतगर्दी फैली है, कि ये भी हकीकत है, क्योंकि फाटा में तो लॉस तो थे ही नहीं पिछले 70 साल से। तो अब जब अचानक से आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए और वो कहा जाए भाई वहां पे दहशतगर्दी वैसे ही रहेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि फेडरल जो है वो वफाक वहां पे जाके फाटा के अंदर कंट्रोल करे, बॉर्डर अगर उसकी KP में लग रहे हैं तो ये चीजें मुश्किल हैं। तो ये डिबेटेबल चीजें हैं, लेकिन अब इससे हम देख रहे हैं कि भाई हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, कौमी यकजहती जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और इससे हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसको नुकसान पहुंचेगा, और मजीद जो है वो हालात खराब होंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है दूसरी पार्टी के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये मिस्टेक है, बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे कि भाई अगर आप जो है वो इसको वापस लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि भाई हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे जिन्होंने ये फैसला किया था, ठीक है, PTI गवर्नमेंट के दौरान ये फैसला हुआ, तो क्या उस टाइम पे ये जो जिसको हम इस टाइम पे कह रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, तो क्या इन स्टेक होल्डर्स से ये फैसला नहीं लिया गया? ठीक है, और अगर नहीं लिया गया तो क्या इदारे जो है उन्होंने फैसला नहीं लिया? अगर उन्होंने लिया तो इनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? ठीक है, और उस टाइम पे ये क्यों नहीं बोले? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे अब जो है वो हो सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा जो है क्रिटिकल इशू है। ठीक है, तो मिली यकजहती कौंसिल जो है MYC जो है इसके अंडर ये सारे का सारा जो है वो बातचीत हो रही है, और वो कह रहे हैं कि भाई जो अमेरिकन एजेंडा है, ठीक है, हम उसको यहाँ पे आगे जो है वो स्पेस नहीं देंगे, और जो KP की गवर्नमेंट है उसको भी कहा कि भाई वो तो इस टाइम पे हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हो रही है, और वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर रही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो KP और बलूचिस्तान है यहाँ पे बेसिकली जो है वो हालात खराब हैं, और मिलिट्री ही इन एरियाज को कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से हालात खराब हैं, तो गवर्नमेंट की रेट ना होने के बराबर है यहाँ पे। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर जो मामला चल रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, स्टेट की पॉलिसी को लेके कि भाई जो रियासत है वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से भी बात की है, और कहा कि भाई हम 2 स्टेट सोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं, यानी फलस्तीन और इसराइल को तस्लीम नहीं करते। इसराइल नाम की कोई रियासत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ फलस्तीन को ही तस्लीम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, और साथ में हॉनर किलिंग के हवाले से भी यहाँ पे उलमा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये अन इस्लामिक है और इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आज एक फैसला आया, और 5 दिन पहले भी जो आया था, जिसमें उन्होंने सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कैंसिल कर दिया, और कहा कि भाई एक कमेटी 4 महीने के अंदर बिठाई जाए ब्लास्फेमी के ऊपर, और ये जितने भी केसेस आए हुए हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी उन्होंने अपने जो है कंसर्न शो किए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई फाटा का मर्जर जो है उसके ऊपर अब क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हुआ तो क्यों हुआ, अब अगर नहीं वापस लेते हैं तो क्यों लेते हैं, उससे हालात वहां पे क्या पैदा होंगे। तो अब एक ग्रुप ये कह रहा है कि भाई वहां पे हालात अच्छे होंगे या अच्छे हुए हैं, क्योंकि वो एक पूरा सूबा प्रॉपर बन गया, तो अब उनके सूबे के राइट्स हैं जो उनका हक था। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि आप फाटा को एक अलग से सूबा बना दे, शायद ये पाकिस्तान अभी अफोर्ड न कर सके। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए इतना आसान ना हो, लेकिन KP के साथ मर्ज करके उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है नेशनल धारे के अंदर लाना, ये पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा से फाटा को बना देते हैं, फाटा को फाटा ही बना देते हैं, यानी फेडरेशन या वफाक के अंडर दे देते हैं, तो वफाक कैसे उसको मैनेज करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं जी, सिक्योरिटी फोर्सेस फेस ग्रे जोन चैलेंजेस इन बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के जो सीएम साहब हैं, ठीक है जी, आपको नजर आ रहा है सरफराज भुगती साहब, तो ये कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ग्रे जोन फेस कर रही हैं। तो बेसिकली जो ग्रे जोन है वो क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लें। देखिए बेसिकली ग्रे जोन एक सोशल साइंसेज की टर्म है, और ग्रे जोन का मतलब ये होता है कि ये है ब्लैक जोन, ठीक है, कंप्लीटली ब्लैक है, और यहाँ पे जो है ये है व्हाइट जोन, ठीक है। तो ये बिल्कुल व्हाइट जोन का मतलब है हर चीज नजर आ रही है। अब जैसे वॉर को ही लेके करें तो व्हाइट जोन का मतलब है अमन है जी, ठीक है जी। ब्लैक जोन का मतलब है फुल टाइम वॉर है, ठीक है। तो ग्रे जोन का मतलब ये है इन दोनों के बीच का ये एरिया, जिसके अंदर ना तो मुकम्मल तौर पे अमन है, ना मुकम्मल तौर पे जो है वो जंग है। तो जंग और अमन के बीच के हालात हैं। तो जब जंग और अमन के बीच के, देखिए या तो वॉर डिक्लेयर होती है तो डायरेक्टली वॉर होती है कि एक दूसरे के सर फाड़ो आप, या अमन होता है तो फिर मुकम्मल तौर पे अमन होता है। लेकिन जब भी इसके बीच में जो चीजें होती हैं, पाकिस्तान जैसे रियासतों के लिए हमेशा ग्रे जोन ही रहता है, याद रखिएगा। तो ग्रे जोन जब पाकिस्तान जैसे रियासतों के लिए रहता है तो वहां पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस का जो ग्रे जोन के अंदर आते हैं वो चैलेंज सामना करना पड़ता है। जैसे वहां पे डायरेक्ट वॉर तो है नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट वॉर होगी तो वो तो ब्लैक जोन आ जाएगा, और अमन भी नहीं है, तो वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे प्रॉक्सीज होंगी, वहां पे प्रॉक्सीज होंगी, इनडायरेक्ट वॉर्स होंगी, वहां पे साइबर अटैक्स के थ्रू वॉर होगी, वहां पे मीडिया प्रोपेगेंडा के थ्रू वॉर होगी। तो हर डायमेंशन को वॉर के यूज किया जाएगा जिसमें डायरेक्टली दुश्मन का सामना ना करना पड़े। तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको भी ऐसा ही है। एक तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दूसरा जैसे मिसिंग पर्सन हो गए, उनके ऊपर हम चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तीसरा जो है वो सामने आके नहीं लड़ रहे बल्कि गोरिल्ला टैक्टिक के थ्रू जो है वो लड़ रहे हैं, आके अचानक से कभी बस के ऊपर अटैक कर दिए, कभी क्या, कभी इतनी सिटी को पंजाबियों को मार रहे हैं। तो वो चीजें यूज कर रहे हैं जो वॉर का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो फिर भी वॉर से हटके भी नहीं है। तो ये जो ग्रे जोन है ये काफी ज्यादा जो है वो थ्रेट है बलूचिस्तान के लिए, और हकीकत में ग्रे जोन को काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्यों नहीं दहशतगर्दी केपी के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर खत्म कर पा रहे, उसका जो रीजन है वो ग्रे जोन ही है। एक ऐसा वॉरफेयर है कि जो ना तो हमारे सामने दुश्मन कंप्लीटली खड़ा है, ना ही छुपा हुआ है। हम जानते तो हैं दुश्मन कौन है, लेकिन दुश्मन हमारे साथ डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो मल्टीपल वेज वो यूज करता है। स्टेट के खिलाफ नफरत होगी, प्रोपेगेंडा हो गया, साइबर अटैक हो गए, ठीक है, मिलिटेंट अटैक्स हो गए, तो ये चीजें काफी ज्यादा मुश्किल से डील की जाती हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई अब मिलिटेंट्स जो हैं बहुत खराबी कर रहे हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ काम करें, और उनको जो है वो कौमी धारे के अंदर लेके आए। इसके साथ साथ बता रहे हैं कि भाई हमने जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर 99% बजट जो है वो बहुत ही फेयरनेस के साथ लगाया। करप्शन को हम यानी रोक रहे हैं सूबे के अंदर ताकि हालात बेहतर हो सकें, और नेशनल यूनिटी की जरूरत है। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई एक कंप्रीहेंसिव जो है वो प्लान किया जाए, कंप्रीहेंसिव एक्शन जो है वो प्लान किया जाए बलूचिस्तान के लिए, सूबाई हुकूमत ये प्लान करे। यानी शायद वो कोई ऑपरेशन वगैरह चाह रहे हैं या इस तरह से, लेकिन वो एक कंप्रीहेंसिव चाह रहे हैं ग्रे जोन को खत्म करने के लिए। और हकीकत में ग्रे जोन को शॉर्ट टर्म में आप जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। तो ये इनका कहना था, ठीक है। तो ये आज हमारे पास जो है वो आज के करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।